हेलो आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है मेरे चैनल ऑन ट्रेंडिंग एजुकेशन पे। दोस्तों इसके पहले भी मैंने एनसीईआरटी क्लास 9th की साइंस कराई हुई है, लेकिन बहुत लोगों का कहना था कि सर थोड़ा सा इसको डीप में ले आइए, और वो प्रिंटेबल नहीं था। अब मैं लाया हूँ इसको प्रिंटेबल, हाथ से लिखा हुआ। इस नोट्स के बाद आपको कोई भी पॉइंट अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी एनसीईआरटी के थ्रू। तो इसमें एनसीईआरटी का पूरा चीज़ आपको मिलने वाला है। आप देख सकते हैं, ये केवल मैं आप लोगों के साथ एक डेमो लाया हूँ चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का, जिसमें आपको पूरा कंप्लीट प्रिंटेबल फॉर्म में मिलेगा। इसमें जो पॉइंट आपको बुक से उठाने हैं, मैंने उसकी कॉपी इस टाइप के लगा दी है। तो उम्मीद करते हैं जो भाई बहन मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आपको वीडियो मेरी अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें। आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए सबसे बड़ा योगदान है। तो प्लीज़ जो भी भाई बहन चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और ज़रूर कर लेंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 1 से, क्लास 9th के एनसीईआरटी साइंस में। तो पहला जो चैप्टर है वो चैप्टर है आपका हमारे आस पास के पदार्थ। ठीक है, तो चलिए पॉइंट शुरू करते हैं। वन लाइनर के फॉर्म में सारा नोट्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। अगला पॉइंट है, पहला पॉइंट इसमें कि विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है। किसका नाम दिया है? पदार्थ का नाम दिया है। सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और यह कुछ स्थान घेरती है। ये छोटे से क्लास में आप भी पढ़ते आए हैं कि वस्तु का मतलब होता है कि उनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो और वो स्थान घेरती हूँ। अगला पॉइंट है कि भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जिसे हम पंचतत्व कहते हैं। ये पंचतत्व में कौन कौन से तत्व हैं ये देखते हैं। पहला है वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। ये 5 आपके क्या हैं? पंच तत्व हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से इसको वर्गीकृत किया है। क्लियर है? अगला पॉइंट हम देखते हैं, पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ के भौतिक स्वरूप क्या क्या होता है उसका पहला पॉइंट है कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। ये पॉइंट याद रखिए, पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? कणों से मिलकर। चलिए पॉइंट देखते हैं। बहुत समय के पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं। ठीक है, परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बने हैं। मतलब कोई भी पदार्थ छोटे छोटे रेत के जो कण होते हैं, जो आप नग्न आंखों से देखने में आपको मुश्किल होती, उन कणों से मिलकर के बने होते हैं। और कुछ लोगों का मानना था कि लकड़ी की तरह, टुकड़े की तरह ये सतत होते हैं। अगला पॉइंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा भी रंगीन हो जाती है। इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होंगे। यह कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं। अंततः एक स्थिति यह कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते हैं। मतलब ऐसी स्थिति आती है कि ये कण आगे जाकर के इनको विभाजित नहीं किए जा सकते हैं। मतलब वह सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। पदार्थ की कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम इनको कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अगला पॉइंट, ये सब हम पदार्थ की क्वालिटी, पदार्थ के गुण के बारे में पढ़ रहे हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उसमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा तेज हो जाती है, और यानी उसकी गति तेज हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। समझ में आया पॉइंट कि तापमान यदि बढ़ा दिया जाए तो कणों के बीच जो गतिज ऊर्जा होगी वो भी बढ़ जाएगी। अगला पॉइंट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट देखते हैं,
उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। यदि आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। हालांकि पदार्थ के कारण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अतः मिश्रित हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा कणों के रिक्त स्थान में समावेश के कारण होता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है, ठीक है ना। विसरण क्या कहलाता है? जब दो भिन्न अलग अलग पदार्थ के कण आपस में अपने मन से ही आकर मिल जा रहे हैं तो उनको हम विसरण कहेंगे। हमें यहाँ पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण क्या होता है? तेज होता है। यानी कोई भी चीज़ गर्म करते हैं तो वो चीज़ क्या होती है? फैलनी शुरू होती है, ये पता है। अगला पॉइंट, पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है और यह बल कणों को एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। जब आप पदार्थ पढ़ेंगे, जैसे ठोस, द्रव, गैस पढ़ेंगे ना, तो इनके अंदर एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता है, अंतरा आणविक बल बोलते हैं। वही से बल का नाम ले रहा है कि सब पदार्थों के बीच अलग अलग तरीके से लगता है। अब हम आते हैं पदार्थ की अवस्थाएं और इसी में इस अंतरा आणविक बल के बारे में भी हम पढ़ेंगे। अगला पॉइंट है पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं आपकी तीन ही रूप होते हैं पदार्थ के, ठोस, द्रव और गैस। जो 5 की बात कर रहे हैं, 5 मान्य नहीं किया गया अभी, मतलब 5 होते हैं। जो 5वां प्लाज्मा है और बोस-आइंस्टीन, ये दो पदार्थ की और अवस्थाएं आपकी हुई हैं, इसका खोज हुआ है। लेकिन अभी तक किताबों में केवल 3 रूपों की बात की जा रही है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो एनसीईआरटी के प्रारूप के अनुसार पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला ठोस होता है, द्रव होता है और गैस होता है। चलिए, पदार्थ का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमा तथा स्थित आयतन यानी नगण्य संपीड्यता। नगण्य संपीड्यता का मतलब कि जो दबाने से बिल्कुल न दबे, वो होती है। ये आपका किस इसका प्रारूप दिखा रहा है? ये ठोस के बारे में बात कर रहा है। द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। ये द्रव के बारे में पढ़ रहे हैं हम। इसका आकार तो नहीं होता है लेकिन आयतन इसका क्या होता है? निश्चित होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाता है वह उसी का आकार लेते हैं, ठीक है ना। मतलब आप द्रव को किसी भी बर्तन में रखेंगे तो वहाँ पे जाकर के वो अपना रूप ले लेता है। अगला पॉइंट है इसी में, कि द्रव में बहाव होता है। क्या होता है? बहाव होता है और इनका आकार हर जगह जिस शेप में रखा जाता है उसका आकार के अकॉर्डिंग ये बदलता रहता है। इसलिए दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं। ये दृढ़ होते ही नहीं है, क्या होते हैं? तरल होते हैं। अगला पॉइंट, ठोस और द्रव का मिश्रण द्रव में संभव है। क्या बोला है? जो ठोस और द्रव का यदि मिश्रण है कोई, तो वो द्रव में क्या है? संभव है। वातावरण की गैसें विसरित होकर जल में घुल जाती हैं। यह गैसें विशेषतः ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतुओं तथा पौधों के लिए क्या होती हैं? अनिवार्य होती हैं, ठीक है ना। जलीय जंतु जल में घुलनशील ऑक्सीजन के कारण सांस लेते हैं, यह पता है। पानी में ऑक्सीजन होता है क्योंकि पानी का फार्मूला H2O होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन। तो ऑक्सीजन तो होगा है, इसलिए जलीय जंतु ऑक्सीजन के द्वारा सांस लेते हैं। अगला पॉइंट इसमें कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव। इंपॉर्टेंट पॉइंट, द्रव में किसका संभव है? ठोस, द्रव, गैस तीनों का विसरण संभव है द्रव में। ठोसों की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। मतलब जो आपका ये मान लीजिए 3 पार्ट है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें देख लीजिए, इसका फिगर मुझे लगाना चाहिए था। ये आपके ठोस होते हैं जिसके कण आपके क्या होते हैं? एकदम पास होते हैं। इनके अंतरा आणविक बल बहुत ज़्यादा लगता है, मतलब इनके आपस में बांध के रखते हैं, ठीक है। ये ठोस हो गए। द्रव का मतलब थोड़ा सा आपके दूर दूर होंगे। तो इनके बीच में जो आपका जो बल लगेगा, जो इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो काफ़ी दूर दूर होंगे। और इनके अपेक्षा यदि ये गैस की बात कर रहे हैं, ये आपका ठोस है और ये आपका गैस है
और ये सॉरी ये द्रव है और ये आपका गैस है। और ये गैस होगा, इसके जो मॉलिक्यूल होंगे काफ़ी दूर दूर होंगे, ठीक है ना। तो तीनों में डिफरेंस पता हो गया कि इनमें जो कण होते हैं ना काफ़ी स्वतंत्र होते हैं और इनकी अपेक्षा इन जो गैस में कण होंगे वो इनकी अपेक्षा ज़्यादा स्वतंत्र होंगे, ठीक है। तो इन तीनों के बीच में अलग अलग इसके चिन्ह हैं, अलग अलग इनकी गुण है। ठोसों और द्रवों में की तुलना में गैसों की संपीड्यता काफ़ी अधिक होती है, मतलब इनमें चीज़ों को आप ज़्यादा दबा सकते हैं इनकी अपेक्षा और इनकी अपेक्षा। और द्रव में ठोसों की अपेक्षा होती है। समझ में आ गया। संपीड्यता का मतलब होता है कोई भी चीज़ कंप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं। अगला पॉइंट कि हमारे घरों में खाना बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली एलपीजी या अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। संपीड़ित गैस का मतलब कि कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, जो आपने अभी सुना होगा सीएनजी का नाम। आजकल जो वाहनें चलती हैं उसमें सीएनजी गैस भरी होती है। सी का मतलब ही होता है कॉम्प्रेस्ड, जिसका मतलब होता है संपीड़ित। नेचुरल का मतलब प्राकृतिक और गैस का मतलब गैस। और एक एलपीजी होती है जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है, जो हमारे घरों में जो खाना बनता है उसमें होता है। इन गैसों में किसके तहत ये भरे जाते हैं, तो संपीड़ित मतलब कंप्रेस करके भरे जाते हैं। देखते हैं जैसे ही गैस इन सिलेंडर्स निकलते हैं तो बहुत तेज़ आवाज़ के साथ बहुत स्पीड से आगे बढ़ते हैं, बहुत स्पीड से निकलते हैं, क्योंकि उनको ऑलरेडी कहीं ना कहीं दबा करके रखा गया है। अगला पॉइंट, आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसको हम कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं, सीएनजी का उपयोग भी इसी में हो रहा है। संपीड़ित काफ़ी अधिक होने पर इनके गैस के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को भी कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होती है और एलपीजी में भी आपकी कंप्रेशन होता है, बट सीएनजी में उससे ज़्यादा होता है। ऑलरेडी इसका नाम है सीएनजी, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है ना। तो इसमें एक हमने डिफरेंस पढ़ा कि जो संपीड़ित काफ़ी अधिक होने पर कारण गैस के अत्यधिक आयतन को कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है। मतलब दो सिलेंडर है, उसमें जो सबसे अधिक होगा, दोनों में जो अधिक होगा उसको अधिक से कम आयतन वाले में संपीड़ित किया जाएगा, न कि कम वाले से अधिक में संपीड़ित करना है। तो दोनों में अलग अलग डिफरेंसेस हैं। अगला पॉइंट है कि इसमें आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक इनको भेजा भी जा सकता है। तो डिफरेंसेस पता हो गए ना। चलिए आइए आगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी, कंटेंट काफ़ी अच्छे समझ में आ रहे होंगे। मैं चीज़ों को समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को समझा सकूँ। तो प्लीज़ एक कमेंट बॉक्स में उन्हें कमेंट, प्यारा सा कमेंट जरूर करें आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों के बीच में एक शेयर जरूर करें। अगला पॉइंट आपके सामने है, कह कि खाने की गंध के कारण वायु में मिल जाते हैं और रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं। यह गंध के कारण और भी दूर जा सकते हैं। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है। ये सब विसरण की वजह से ही होता है। जो चीज़ आप लोगों को महक, किसी भी चीज़ की महक सुनाई देती है, मतलब महक होती है, नाकों तक आती है, ये सब का सब रीज़न होता है विसरण का, ठीक है। अगला पॉइंट है इसमें कि इसकी तुलना ठोस एवं द्रव के मिश्रण से करें। अब इसमें कंपेयर करना है ठोस और द्रव से, क्या है, तो कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों में मिश्रण बहुत तीव्रता से होता है। क्लियर है। अगला पॉइंट, गैस की अवस्था में कणों की गति और नियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। इस अनियमित गति के कारण यह कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते हैं और बर्तन की दीवार पर गैस कणों के द्वारा प्रति इकाई के क्षेत्रफल पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। इस पॉइंट को अच्छे से समझिएगा क्या कह रहा है। मैं एक बार कलर चेंज करके बता रहा हूँ। चलिए देखिएगा, इसमें कह रहा है पॉइंट ये कि गैस की अवस्था में कणों की गति और नियमित और अत्यधिक तीव्र होती है।
मतलब गैस की अवस्था मतलब इसमें कण क्या होते हैं, काफ़ी स्वतंत्र होते हैं। तो इसमें जो इन कणों की गति होगी वो भी काफ़ी क्या होगी, अधिक तेज होगी, तीव्र होगी। और इसमें क्या होंगे, ये जो कणों कणों की जो गति होती है अनियमित, मतलब रैंडम होते हैं, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। तो इसमें कह रहा है कि इस अनियमित गति के कारण यह कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। तो ये बर्तन के दीवार से क्या होते हैं, जहाँ पर ये जाएंगे, जहाँ पे इनको रुकावट के सम्मान होगा, यहाँ पर जाकर टकराएंगे। और टकराने के बाद से बर्तन की दीवार पर गैस कणों के द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल लगे कारण गैस का दबाव बनता है। अब जैसे जाकर के वहाँ टकराएंगे, उस टकराने के कारण जितनी एरिया में वो कवर किए रहेंगे अपना टकराव, वहाँ पर उस गैसों का दबाव बनेगा। क्लियर है। किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को हम घनत्व कहते हैं। ये आ गया ना, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। मतलब घनत्व की बात करें तो द्रव्यमान बटा आयतन कह सकते हैं। क्या है ये, द्रव्यमान बटा आयतन। ये आपका क्या होता है, घनत्व का फार्मूला याद रखिएगा, द्रव्यमान बटा आयतन। अगला पॉइंट आपके सामने, चलिए अगला पॉइंट देखिए। कह रहा है कि ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ये मैंने पहले पढ़ा है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। उसके द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस कारण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। और एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। और जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बनता है वही उसका गलनांक कहलाता है, जिसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मतलब जहाँ पे जाकर के वो ठोस से आपका द्रव में परिवर्तित होने लगता है। क्लियर है। अगला पॉइंट हम देखेंगे। चलिए अगला पॉइंट देखिए। कह रहा है किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। क्लियर है ना। बर्फ का गलनांक 273.15 केल्विन होता है। और गलन की प्रक्रिया यानी ठोस क्षेत्र अवस्था में परिवर्तन को हम संगलन कहते हैं। क्लियर है। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है। तो जब तापमान समान रहेगा तो उसमें जो ऊष्मीय ऊर्जा होती है वो कहाँ चली जाती है, वो कहाँ जाती है, उसके बारे में पढ़ते हैं। इसी में आपका गुप्त ऊष्मा की बात की जाएगी, उसको आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। कह रहा कि गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती तापमान उसका नहीं बदलता है। भाई तापमान तो बदलना चाहिए ना। जब बर्फ पिघल रही है तो टेम्परेचर क्या होगा उसका, या तो डाउन होना चाहिए या तो अप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए, डिफरेंसेस तो होना चाहिए। लेकिन टेम्परेचर बदलता नहीं है, कांस्टेंट रहता है। इसका रीज़न क्या है, तो रीजन क्या है इसमें पढ़िएगा आगे। बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है। कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में ऊष्मा का उपयोग होता है। चूंकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है। और यह माना जाता है कि बीकर में जो ली गई सामग्री है उसी में ये ऊर्जा जाकर के छुप जाती है। ये ऊष्मा जाकर के या ऊर्जा छुप जाती है और उसी को बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। क्या बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा। यहाँ गुप्त ऊष्मा का अभिप्राय छुपी हुई से है। किससे है, छुपी हुई से है। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अत्यधिक होती है। ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा कि जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं
तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं। क्लियर है? एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि ये परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है। वायुमंडलीय दाब पर यह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, इसे इसका क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक का मतलब बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्वथनांक समष्टि गुण है। द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। जब कोई भी चीज़ को आप गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद से क्या होगा? वो चीज़ द्रव होगी। द्रव से किस में बदलेगी? गैस में ही तो बदलेगी ना। तो उनको ऊर्जा मिल रहा है और वो द्रव वाष्प में बदलना शुरू हो जाते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि जल के लिए यह तापमान 373 मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस इसमें और जुड़ जाता है। जल के लिए तापमान 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब 273 प्लस 100 बराबर 373 केल्विन हो जाते हैं। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। आप लोग पढ़े भी हैं। और गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को हम निक्षेपण कहते हैं। यानी यदि हम ठोस से सीधा गैस न द्रव में न बदल करके सीधा हम गैस में परिवर्तित कर रहे हैं तो उसको ऊर्ध्वपातन कहेंगे। और गैस से ठोस बनने की प्रक्रिया जो हो रही है वो निक्षेपण कहलाती है। चलिए अगला पॉइंट है। ये जो पॉइंट है इम्पोर्टेंट है, देखिएगा। दाब बढ़ाने और तापमान घटाने से गैस द्रव में बदल जाती है। क्या मैंने बोला? जब दाब को आप प्रेशर को बढ़ा देंगे और टेम्परेचर घटा देंगे तो वो गैस द्रव में बदलना शुरू हो जाएगी। ठीक है? जब वायुमंडल या दाब का मैप एक एटमॉस्फेयर हो, मैप नहीं ये माप है, एक एटमॉस्फेयर हो तो कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। और यही कारण है कि जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसको ड्राई आइस का नाम देते हैं आप, ड्राई आइस का नाम देते हैं, जिसको शुष्क बर्फ कहते हैं इनको। ठीक है ना? पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव और गैस दाब और द्रव्यमान के द्वारा दाब और तापमान के द्वारा तय होती है। यानी प्रेशर और टेम्परेचर के द्वारा तय होती हैं। क्या कि ये ठोस है कि द्रव है कि गैस है। चलिए यहाँ पे मैं आपको एक इसका वो बनाया हूँ, इसका फिगर ले लिए हैं बुक से। जैसे देखिए ये ठोस है, ध्यान दीजिए ये ठोस है। इस ठोस से जैसे ही हम गैस में आते हैं डायरेक्ट तो ऊर्ध्वपातन हुआ। अब मैंने बोला जब गैस से डायरेक्ट ठोस में आते हैं तो निक्षेपण हो जाता है। लेकिन जब गैस आपका बन जाता है द्रव में तो संघनन की क्रिया होती है। लेकिन वैसे ही जब द्रव से गैस में बनेगा तो वहाँ पे वाष्पीकरण होगा। उसके बाद यदि आपका ठोस द्रव में जाता है तो इसको हम संगलन कहते हैं, मतलब गलन कहते हैं। लेकिन जब आपका द्रव आपका ठोस में बदलने लगता है तो इसको बोलते हैं जमना, मतलब वो चीज़ आपकी द्रव से ठोस में आने लगती है, मतलब पानी अब बर्फ बनने लगता है। इसका मतलब वो क्या करने लगता है? जमने लगता है। क्लियर है मेरी पॉइंट? चलिए ये तीनों अवस्थाओं का रूपांतरण है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट आपके सामने। एक एटमॉस्फेयर गैसीय दाब के मापन का मात्रक है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो पास्कल होता है। और 1 एटीएम बराबर हम बोल सकते हैं 1.01 इंटू 10 के पावर 5, मतलब 1.01 इंटू 10 के पावर 5 पास्कल। ठीक है ना? पास्कल वायुमंडल में वायु का वायुमंडलीय दाब कहलाता है। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर होता है और इसे सामान्य दाब कहा जाता है। पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं और कभी रुकते नहीं हैं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रव में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंश में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वह
दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। उसके बाद का पॉइंट क्या है, क्वथनांक के से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। क्लियर है ना। चलिए अगला पॉइंट है, इसमें आप किसी का भी नोट्स से मेरे नोट्स को कॉपी कर सकते हैं कि आप किसी के नोट से मेरे नोट्स की कोई मैचिंग नहीं है। मैं प्योर एनसीईआरटी लाया हूँ, इसमें केवल एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन को मैंने लिखा है। वाष्पीकरण की दर सतह के क्षेत्रफल बढ़ने से बढ़ जाती है। क्लियर है। जैसे उसका सतह का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। जैसे कहा जाता है ना कि कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें क्या कर देते हैं, फैला देते हैं, मतलब उसका क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं कि जल्दी से कपड़े सूख जाए। वाष्पीकरण की दर में तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त ऊर्जा मिलती है, जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं और वो चीज़ जल्दी से सूख जाती है। कह रहा है कि वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को हम क्या कहते हैं, तो आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसका मतलब कि जब जल कण मात्रा पहले ही ज़्यादा है तो वो जल्दी से वाष्पीकृत नहीं होगा, मतलब उसकी वाष्पीकरण की दर थोड़ी सी धीमी रहेगी। क्लियर है ना। अगला पॉइंट हम देखेंगे। अगला पॉइंट है आपके सामने, जब आप एसीटोन को अपनी हथेली पर रखते हैं तो क्या होता है। एसीटोन क्या होता है, अरे जो नेल पॉलिश होती है ना, नेल के ऊपर जो वो नेल पॉलिश को हटाने के लिए जो लगाया जाता है वो एसीटोन होता है। तो एसीटोन पर हथेली पर रखते हैं तो क्या होता है, इसके कारण आपकी हथेली को या आसपास की ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और ये जब वाष्पित होते हैं तो आपकी हथेली शीतलता महसूस करती है, मतलब आपको थोड़ा सा ठंडा लगता है वहाँ पर। क्लियर है। चलिए एक कारण पढ़ते हैं यहाँ पर। देखिए कह रहा कि बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं। ये बार बार आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा। चलिए उसका हम उत्तर जानते हैं, आंसर जानते हैं। किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं, ठीक है, जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आने लगेंगी, यही बात है। वायु में उपस्थित जलवाष्प, आपको पता है ना वायु में जलवाष्प उपस्थित होता है, जलवाष्प की ऊर्जा ठंडा पानी के संपर्क में आने लगती है। जब उसको ठंडा पानी मिलता है तो वो उसके संपर्क में आना शुरू करती है, आ करके कम हो जाती है, ठीक है, और यह द्रव अवस्था में बदल जाती है। जो जलवाष्प होगा वो संपर्क में आकर थोड़ा कम होगा और कम होने के बाद से वो जो होगा वो द्रव अवस्था में बदलना शुरू हो जाता है। जब द्रव अवस्था में बदलना शुरू होता है तो वही जल की बूंदे के रूप में आपको नजर आती है। मेरी बात समझ में आ रही होगी, उम्मीद करते हैं। चलिए इस चैप्टर से आपने क्या क्या सीखा है, आप देखे होंगे बुक के लास्ट में आपको क्या सीखा वाला जो 2 4 10 पॉइंट होता है उनको देखना होता है, जो रिवीजन के तौर पे होते हैं। चलिए उससे भी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट जनरेट हो जाते हैं। पहला पॉइंट है, द्रव्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। क्लियर है। पेन चेंज कर लेते हैं हम थोड़ा। उसके बाद है कि ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक, गैस के कणों में सबसे कम और द्रव के कणों में इन दोनों के मध्यवर्ती होते हैं। मैंने बताया आपको निक्षेपण का जो प्रक्रम होता है ना, गैस से सीधे ठोस पे अवस्था में आ जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको इसमें लगाया, इसको याद रखिएगा। वाष्पीकरण की गति निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। सतही क्षेत्रफल जिसका वायुमंडल के प्रति परित्याग होता है, तापमान, आर्द्रता और वायु की गति। वाष्पीकरण के कारण ठंडक उत्पन्न होती है। संकलन नहीं है, संगलन है ये। संगलन की गुप्त ऊष्मा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम ठोस को वायुमंडलीय दाब पर ठोस को उसके संगलन बिंदु पर लाने के लिए प्रयोग होती है। क्लियर है मेरी बात। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। ऊर्ध्वपातन प्रकरण में ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस की अवस्था में आ जाता है। क्लियर है। चलिए अगला पॉइंट। अब इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। आप लोग उस पूरा वीडियो को एक बार अच्छे से देखिएगा, हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, आपको चीज़ें सारी समझ में आएंगी। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 के तरफ। चैप्टर नंबर 2 हमारा क्या कहता है
क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? इनके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए, पहला पॉइंट क्या है इसका? दूध, जल, वसा और प्रोटीन आदि का मिश्रण। दूध किसका है? जल का, वसा का, प्रोटीन का। याद रखिएगा, इन तीनों का क्या है? ये मिश्रण है। जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो इसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं और एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। क्लियर है पॉइंट? चलिए, अगला पॉइंट है ये। पेय पदार्थ और मिट्टी में एक समान कण नहीं होते हैं। शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो, इसके अभिलक्षणिक गुण एक समान ही होंगे। कर कह रहा है कि बिलियन नहीं है, विलियन है। विलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। विलियन जब ही होगा ना जब कोई चीज एक आपस में घुलेगी, तो घुलने का मतलब उनका समांगी मिश्रण होगा। उसके बाद है कि मिश्र धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं। यानी मिश्र धातु क्या होती हैं? तो ये एक प्रकार की समांगी मिश्रण होते हैं। मिश्र धातुएं जिन्हें भौतिक क्रिया के द्वारा अवयव में पृथक नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी मिश्र धातु को मिश्रण माना जाता है, क्योंकि यह अपने घटकों के गुण को दर्शाते हैं और पृथक संगठन कर रखते हैं। उदाहरण के लिए जब आप पीतल की बात करेंगे तो पीतल जिंक और कॉपर का मिश्रण है। ये आपका क्या है? एक प्रकार का मिश्र धातु है। कहने का मतलब कि मिश्र धातुओं में एक से अधिक धातुओं का मिश्रण होता है, क्योंकि उनके घटकों के गुण अलग अलग होते हैं और जब उनको एक साथ मिलाते हैं तो दोनों की क्वालिटी मिल करके एक तीसरी पदार्थ का जन्म देते हैं। जैसे जिंक की क्वालिटी अलग है, कॉपर अलग है। इन दोनों को जब मिलाते हैं तो आपका पीतल का निर्माण किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है किसी विलयन को दो भागों में विलायक और विलेय में बांटा जाता है। विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक जिनकी मात्रा दूसरों से अधिक होती है को विलयन में मिलाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विलायक कहते हैं। यानी विलायक का मतलब जिनकी मात्रा ज़्यादा हो और विलय का मतलब जिनकी मात्रा कम हो। समझ में आया? विलयन का वह घटक, यहाँ पे आ भी गया है, विलयन का वह घटक प्रायः मात्रा में कम होता है, ठीक है ना, जो विलायक में घुला होता है उसे विलेय कहते हैं। यानी विलेय और इसमें समझ में, विलायक और विलेय में समझ में आ गया ना? विलायक का मतलब जिनकी मात्रा ज़्यादा हो और विलेय का मतलब जिनकी मात्रा कम हो। जैसे चीनी और पानी की बात इसमें आ गया। जैसे आपका चीनी और जल की बात करेगा, उसकी विलयन जो होंगे एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। इसमें चीनी क्या है? विलेय है, क्योंकि चीनी की मात्रा कम है, और जल क्या है? तो विलायक, क्योंकि जल की मात्रा ज़्यादा है। अगला पॉइंट देखिए, आयोडीन और अल्कोहल का जो विलयन होता है ना, उसको हम टिंक्चर आयोडीन के नाम से जानते हैं। आयोडीन और अल्कोहल का विलयन। विलयन आपको क्या है? एक प्रकार का समांगी मिश्रण भी है। अगला पॉइंट, विलयन के कारण विकास में 1 न्यूटन मीटर से भी छोटे होते हैं। विलयन के जो कण होते हैं ना, वो विकार में क्या होता है? विकार मतलब आकार में 1 न्यूटन मीटर से भी क्या होते हैं? कम होते हैं। छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता है। विलयन को शांत छोड़ देने पर विलेय के जो कण होते हैं वो नीचे नहीं बैठते, अर्थात विलयन अस्थायी होते हैं। ठीक है, जब नीचे नहीं बैठेंगे तो हम क्या कहेंगे? विलयन अस्थायी है। ध्यान दीजिएगा, इस पर क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है, ये घुल सकता है जितने की विलयन की क्षमता होती है। दूसरे शब्दों में, दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे हम बोलते हैं संतृप्त विलयन। और जब विलेय पदार्थ की मात्रा जो ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता कहलाती है। तो आप समझ गए एक बात ना, कि जब कोई विलयन में विलेय पदार्थ अच्छे तरीके से घुल नहीं पाता है तो उसको हम संतृप्त विलयन कहते हैं, और जब घुल जाता है तो वह संतृप्त विलयन
कहलाता है। अगला पॉइंट है, बारिश भी आ रही है। यदि विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। क्लियर है? अगला पॉइंट है आपके सामने, विलायक की मात्रा द्रव्यमान अथवा आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। अब कह रहा है कि द्रव्यमान या विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत की बात करें तो क्या होता है, यहाँ पे मैं एक बार लिख दे रहा हूं, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान मल्टीप्लाई 100, ये होती है आपकी किसी भी द्रव्यमान या विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत निकालने का फार्मूला। क्लियर है? चलिए अगला पॉइंट हम देखेंगे। इसमें आपको एक एग्जांपल के थ्रू हम बता रहे हैं, देखिएगा। देखिए, एक विलयन है जो 320 ग्राम का विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक इसमें क्या है, विलेय है। तो उस विलयन की सांद्रता का परिकलन करना है। ये बताइए उस विलेय का द्रव्यमान कितना है, 40 है, और उस विलायक का द्रव्यमान कितना है, 320 है। विलायक कभी भी ज़्यादा रहेगा, देखिए 320 ग्राम है, और विलेय कभी भी कम रहेगा, देखिए 40 ग्राम है। अब इसमें यदि हम विलयन का द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान का मतलब दोनों का द्रव्यमान होगा, दोनों एक साथ एक ही घोल में है ना, तो इसका मतलब विलेय का पदार्थ का द्रव्यमान और विलायक का द्रव्यमान दोनों को क्या कर लेंगे, हम जोड़ लेंगे। तो इन जोड़ेंगे तो 360 ग्राम होगा। अब मुझे बताना है इसका द्रव्यमान का प्रतिशत। तो प्रतिशत के लिए मैंने क्या बोला है, जो विलेय का मतलब कम वाला द्रव्यमान कब होगा, वो विलेय का द्रव्यमान ऊपर होगा, और विलयन का मतलब टोटल का द्रव्यमान। तो टोटल द्रव्यमान हमारा क्या है, 60 है, और विलेय का सांद्रता पूछा है ना, किसका पूछा है, एक बार एक सेकंड ध्यान दें। हाँ, विलयन की सांद्रता पूछा है। तो विलयन की सांद्रता के लिए हम क्या करेंगे कि पदार्थ कितना मिला हुआ, छोटा वाला पदार्थ मतलब विलेय कितना है, तो 40/360 गुणे 100। इस जीरो से इस जीरो को काट लीजिए, 4 से काट लीजिए, 4 दहा में 40 और 4 नवा 36। इसका मतलब हम 100/9 की बात करेंगे, जिसकी वैल्यू 11.1% के आसपास आएगी। समझ में आया मेरी बात? ये ऐसे निकालते हैं, मतलब विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ऊपर रखेंगे और विलयन का द्रव्यमान नीचे रखेंगे। विलयन का द्रव्यमान कब आएगा, जब विलायक और विलेय के दोनों द्रव्यमान को मिला दिया जाएगा, तो आपका विलयन का द्रव्यमान निकलता है, और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई। चलिए अगला पॉइंट आइए। अगला पॉइंट है, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ कण नहीं घुलते बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। यह निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह जो निलंबित कण होते हैं इनको हम आंखों से देख सकते हैं। अब हम थोड़ा जानते हैं निलंबन के गुणधर्म क्या क्या होते हैं। पहला गुणधर्म, यह विषमांगी मिश्रण है। निलंबन क्या होता है, समांगी नहीं विषमांगी मिश्रण होता है। दूसरा पॉइंट है, इसको हम आंखों से देख सकते हैं। क्लियर है? अगला पॉइंट है कि ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं जिससे उसका मार्ग दृष्टि गोचर हो जाता है। अगला पॉइंट, जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाता है, अर्थात निलंबन अस्थायी हो जाता है। छानन विधि के द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। यानी निलंबन वाली की बात है, जब हम कणों को आपस में मिलाते हैं, पहली बात विषमांगी है तो घुलेगा ही नहीं। जब घुलेगा नहीं तो उसके कण कहाँ पे आकर बैठेंगे, तो अस्थायी नीचे की तरफ बैठेंगे आकर के। जब बैठ जाएंगे तो बोलेंगे कि जो निलंबन है वो अस्थायी है, मतलब घुला हुआ नहीं है। और इसको हम छान करके इनके मिश्रण को हम अलग अलग कर सकते हैं। जैसे यदि हम कुछ पत्थर कंकड़ डालें पानी में, तो कंकड़ आपके क्या होंगे, तली में आकर के बैठ जाएंगे, और इनको आसानी से हम चाहें तो छान करके अलग कर सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? चलिए अगला पॉइंट है, जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है तथा विलयन में प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन रुक जाता है। समझ में आया?
कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। कोलाइड के कण क्या होते हैं? समान रूप से फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में विलयन विषमांगी होता है। जैसे हम दूध की बात करें, दूध समांगी मिश्रण नहीं है, होता प्रतीत ये समांगी मिश्रण की तरह है, लेकिन ये विषमांगी मिश्रण है। अगला पॉइंट है, प्रकाश की किरण का फैलना टिंडल प्रभाव कहा जाता है। कैसे भैया? कि टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। एक कमरे में छोटे चित्र के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है, तब वहां पर हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। यह कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश में फैलने के कारण होता है। देखते हैं, जब टार्च आप जलाते हैं, बंद रोशनी बंद करके आप कमरे में बैठ जाइए, तो उसमें टार्च जलाते हैं तो टार्च के लाइट में जो प्रकाश की किरणें होती है उसमें आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। यही आपका प्रभाव टिंडल प्रभाव कहलाता है। कह रहा है कि जब एक घने जंगल के अच्छा धन से सूर्य की किरण गुजरती है तो वहां हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। ठीक है ना? देखते नहीं है आपकी जो आपके वृक्ष होते हैं, वृक्ष घने जंगल के वृक्ष है ये, जब वृक्ष होते हैं ना उसमें जो आपके सूर्य की किरण जैसे पड़ती है तो वहां स्पेस बनती है, वो सीधा 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 ऐसे प्रकार की दिखाई देती है। तो जंगल के कोहरे में छोटे छोटे जल के कण भी होते हैं, ठीक है ना, जो कि कोलाइड कणों के व्यवहार करते हैं। क्लियर है? कोलाइडल कणों के रूप में क्या करेंगे? वो व्यवहार करेंगे। चलिए, इसमें कुछ कोलाइडल के सामान्य उदाहरण दिए गए हैं, उनको आप इस ध्यान दे के पढ़िए। देखिए क्या क्या उदाहरण है, कौन कौन से रूप होते हैं इसके। जैसे आपका द्रव प्रक्षिप्त अवस्था है, इसका माध्यम क्या होगा द्रव का? तो गैस होगा। प्रकार क्या है? एरोसॉल है, जैसे आपका कोहरा हो गया, बादल हो गया, कुहासा हो गया। चलिए मैं यहाँ से बताता हूँ। धुआं और स्वचालित वाहन का जो निथार होता है ना, वो भी एक प्रकार का एरोसॉल होता है। इसका जो माध्यम होगा वो गैस होगा और जो आप प्रावस्था होगी वो ठोस होगी। शेविंग क्रीम देखे होंगे आपने, दाढ़ी बनाने वाली, एक प्रकार की फोम होती है। वो माध्यम क्या होता है? द्रव होता है ना, लेकिन गैसियस प्रावस्था होती है। ठीक है, गैस के रूप में उसको हम रखते हैं। दूध हो गया, फेस क्रीम हो गया, एक प्रकार का ये इमल्सन का प्रकार है। किस प्रकार के कोलाइड्स के प्रकार है ये? इमल्सन के, लेकिन माध्यम क्या होता है? द्रव का, और इनकी प्रावस्था भी इनकी द्रव की होती है। इंपॉर्टेंट मैंने बताया आपको। जैसे आपका इसमें ये वाला देख लीजिए, जेली हो गया, पनीर हो गया, मक्खन हो गया, एक प्रकार के जेल होते हैं ये। और ये बताओ ये क्या होते हैं? किस प्रकार के? ठोस होते हैं ना, लेकिन होते इनकी अवस्था किस प्रकार से आती है? तो द्रव से आती है। क्लियर ना? अच्छा, प्रावस्था का मतलब किसी से कन्वर्ट हुए हैं, और माध्यम इनका क्या है इस समय? क्या है प्रेजेंट में? तो ठोस में है, ये कहने का मतलब है। जैसे आपके रंगीन पत्थर हो गया, दूध या कांच हो गया, ये क्या होते हैं? ठोस सोल होते हैं, लेकिन इस समय उनका सिचुएशन क्या है? तो ठोस ही है, और आए भी हैं किससे? तो ठोस से ही आए हैं। तो ये इनके कोलाइड से कुछ सामान्य गुण है, इसको याद रखिएगा। इमल्सन के प्रकार हैं ये आपके, दूध और फेस क्रीम होते हैं, इनको याद रखिएगा, और एरोसॉल वाला। अब आइए कोलाइड के गुण। अभी निलंबन के गुण मैंने पढ़ा, अब कोलाइड के गुण पढ़ेंगे। कोलाइड के गुण देखिए, पहली बात, कोलाइड भी उसी की तरह एक विषमांगी मिश्रण है। क्लियर है? कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि वे पृथक रूप से आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। दोनों में डिफरेंस है। वो क्या होते थे आपके निलंबन? इनको आंखों से देखा जा सकता था, लेकिन इनको आंखों से नहीं देखा जा सकता है। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। अगला पॉइंट, जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तो ये कण तल पर बैठते हैं, अर्थात ये क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। मतलब जब कोलाइड के कण आपस में नीचे अस्थायी बैठ जाएंगे तो ये अस्थायी होंगे, लेकिन निलंबन के कण आप नीचे बैठेंगे तो वो क्या होंगे? अस्थायी होंगे। लेकिन दिक्कत क्या है कि वो आपको छान करके उनको अलग किया जा सकता है, और इसमें छान करके अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको हम अस्थायी बोलते हैं और उसको अस्थायी बोलते हैं। चलिए अगला पॉइंट इसमें देखते हैं, दिखा भी है। ये छानन विधि के द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते हैं, किंतु
एक विशेष विधि अपकेंद्रीकरण तकनीक के द्वारा पृथक किए जा सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? चलिए अगला पॉइंट आइए। अगला पॉइंट है कोलाइडल विलयन परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है। विलेय पदार्थ की तरह का घटक या परिक्षिप्त कण जो कि कोलाइडल रूप में रहता है उसे परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं, तथा वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहता है उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। अभी आपने पढ़ा था ना परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, दोबारा देखिए इनको। विलेय पदार्थ की तरह घटक या परिक्षिप्त कण जो कि कोलाइडल के रूप में रहता है उसे हम परिक्षिप्त प्रावस्था डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं, और वो घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहता है उसे हम परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। अगला पॉइंट, कोलाइडल जो परिक्षेपण माध्यम मतलब ठोस, द्रव या गैस, यही परिक्षेपण का माध्यम होगा, की अवस्था और परिक्षिप्त अवस्था के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। अभी मैंने ऊपर पढ़ा भी, देखा भी इनके चार्ट को दो तरीके से, इनके परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण प्रावस्था के अकॉर्डिंग में ही वर्गीकृत किया गया था। अब आता है इंपोर्टेंट पॉइंट, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। मैं आपको इसमें एक समरी देना चाहता हूँ, आप सब लोगों को पता भी होगा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है। भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है जो दोबारा प्राप्त किया जा सके, और रासायनिक का परिवर्तन का मतलब जिसको हम दोबारा प्राप्त न कर सके। जैसे दूध से दही का बनना, तो ये रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि हम दही से फिर दूध नहीं बना सकते हैं। भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है जिनको हम दोबारा बना सकते हैं, दोबारा पा सकते हैं। जैसे बर्फ से पानी का बनना, ये आपका भौतिक परिवर्तन है क्योंकि फिर से हम बर्फ से पानी को बना सकते हैं। तो मेरी बात शायद समझ में आ रही होगी। चलिए अब एनसीईआरटी की भाषा को देखते हैं। ऐसे गुण जिनका हम अवलोकन और वर्णन कर सकते हैं, जैसे रंग, कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, द्रवनांक तथा क्वथनांक इत्यादि को भौतिक गुण कहा जाता है। देखिए, जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। कोई भी चीज़ यदि जल जाए तो उसकी पूर्व प्रावस्था को आप नहीं पा सकते। तो एक मोटा मोटी याद करिए, कोई भी चीज़ जलन अवस्था में है तो वो आपकी भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। जलने की प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाता है। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन लाता है तथा हम नया पदार्थ पाते हैं। ठीक है ना? तो आपको पता है ना कि जब हम कोई भी जलाएंगे तो आपका नया पदार्थ मिलेगा। रासायनिक परिवर्तन का मतलब हुआ कि जब आप एक पदार्थ को खत्म करके इससे आपका नया पदार्थ बन जाए, दूसरा नया पदार्थ बन जाए, तो आपका रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है ना? अगला पॉइंट देखते हैं, जल्दी ही कंप्लीट होने वाला है ये चैप्टर। केवल 1 और 2 ही चैप्टर होगा इसमें, मैं आपको बता दूं। उसके बाद से फिर वीडियो आएगी। आप लोगों का प्यार अच्छा रहा, सपोर्ट बना रहा तो वीडियो आएगी इसकी। मोमबत्ती के जलने की जो प्रक्रिया है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिए। मोमबत्ती के जो जलने की प्रक्रिया है वो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों का उदाहरण है। क्लियर है ना? रासायनिक और भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसलिए क्योंकि जो मोम होता है वो पिघल जाता है, तो कुछ मोम पिघल गए तो फिर दोबारा तो मिल नहीं पाएंगे, तो रासायनिक परिवर्तन हो गए। और जब कुछ मोम पिघलने के बाद से बच भी जाते हैं तो फिर उनको दोबारा हम मोमबत्ती बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि वो भौतिक परिवर्तन है। तो इसलिए मोमबत्ती को जो जलने की प्रक्रिया है ना, वो भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। अब हम पढ़ेंगे तत्व। तत्व क्या होते हैं, चलिए आइए तत्व के बारे में पढ़ेंगे हम। करा कि रॉबर्ट बॉयल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया। किसने? रॉबर्ट बॉयल ने। फ्रांस के रसायनज्ञ एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए, जो सन 1743 से लेकर के 1794 तक ने सबसे पहले तत्व की परिभाषा को प्रयोग के द्वारा प्रतिपादित किया था। ज़्यादा दिन तक जिए ही नहीं है, मर गए। मात्र 50 साल के आसपास ही जिंदा रहे। 43 में इनका जन्म होता है, 94 में डेथ होती है।
उनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, वो होते हैं आपके तत्व। ठीक है ना। चलिए पॉइंट देखते हैं इसके। तत्व को साधारणतः धातु, अधातु और उपधातु में विभाजित किया गया है। तत्व को 3 रूप धातु, अधातु और उपधातु के रूप में विभाजित किया गया है। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है कि धातुएं प्रायः दिए हुए निम्न गुणधर्मों में से सभी को या कुछ को प्रदर्शित करती हैं। ये क्या होती हैं प्रायः धातुएं? तो चमकीली होती हैं। धातुएं क्या होती हैं प्रायः? चमकीली होती हैं। ये चांदी जैसी सफेद या सोने की तरह पीले रंग की होती हैं। ये ताप तथा विद्युत की सुचालक होती है। धातु क्या होती है? ताप और विद्युत की सुचालक होती हैं। उसके बाद ये तन्य होती हैं। तन्य होती हैं मतलब इनको हम तार के रूप में खींच सकते हैं। आपको पता है ना, सोने के अपने 9th या 10th में इसी में आएगा आपको धातु वाली पार्ट में ही कि कितना उनको तान कर हम बढ़ा सकते हैं। आपने पढ़ा होगा कितना, 1 किलोमीटर है क्या कि 1 मीटर है? आप लोग देखिए कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला पॉइंट है कह रहा है कि ये आघातवर्ध्य होती हैं। आघातवर्ध्य होती है मतलब इनको हम पीट कर महीन चादरों में ढाल सकते हैं। कहने का मतलब ये है ये टूटते नहीं। आघातवर्ध्य का मतलब कि इसको जितना चोट मारेंगे आप तो ये टूटेगा नहीं, ये फैलता जाएगा। ये प्रतिध्वनिपूर्ण होती है। क्लियर है। चलिए अगला पॉइंट, ये सब हम धातु के बारे में पढ़ रहे हैं। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि धातु के उदाहरण। सोडियम क्या है? धातु। पोटेशियम क्या है? धातु। इसको याद रखिएगा। पारा धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर क्या होता है? द्रव होता है। भाई जो धातु होगा तो द्रव तो होगा नहीं, लेकिन जो पारा ही ऐसा एक धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव होता है। और धातुएं दिए गए निम्न गुणों में से प्रायः कुछ को या सभी को प्रदर्शित करती हैं। अब इनके बारे में देखिए, इनके गुण क्या क्या हैं, इनको बारे में पढ़ते हैं हम। देखिए ये विभिन्न रंगों की होती हैं। ये ताप और विद्युत की कुचालक होती हैं। ये चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघातवर्ध्य नहीं होती हैं। ये सीधा उसका विपरीत है ना। मैंने धातु को पढ़ा, अब अधातु को। तो धातु का जो होगा वो इसमें अलग अलग होगा। वो सुचालक था, ये कुचालक है। वो चमकीली नहीं थी, वो चमकीली थी, चमकीली नहीं है। आघातवर्ती मतलब उनको पीट कर टूट नहीं सकते हैं, वे फैलते जाएंगे। लेकिन ये क्या होती हैं? ये आघातवर्ती होती हैं। क्लियर है मेरी बात। चलिए अगला पॉइंट, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन जिसको हम कोल या कोक बोलते हैं, ब्रोमीन, क्लोरीन इत्यादि अधातुओं के उदाहरण हैं। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच गुणों को दर्शाते हैं जिन्हें हम उपधातु या मेटलॉइड्स का नाम देते हैं। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? उपधातु क्या होती है? जिनमें कुछ धातु के गुण होते हैं, कुछ अधातु के गुण होते हैं। इसका मतलब कि जो हाइड्रोजन है वो अधातु है, ऑक्सीजन क्या है? अधातु है, सॉरी उपधातु है। ये सब ये अलग अलग इनके ये अधातुओं के उदाहरण हैं। लेकिन जब इन दोनों के, सॉरी मैं गलती कर दिया हूँ, हाइड्रोजन आपका अधातु है, ऑक्सीजन अधातु है, आयोडीन अधातु है, कार्बन अधातु है। ये सब अधातु हैं। ठीक है। चलिए एक चार्ट आपके सामने दिख रहा है, इनको थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें से आपको मिलेगा। देखिए इन्हें भी जाने। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 100 से अधिक है। इनमें से जो 92 तत्व हैं प्राकृतिक हैं, जबकि शेष मानव निर्मित हैं। अधिकतर तत्व ठोस हैं। 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैसें हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे वो कमरे के तापमान पर ठोस होते हुए भी पारा द्रव था, वैसे ही 11 तत्व ऐसे हैं जो कमरे के तापमान पर गैसें हैं। 2 तत्व हैं पारा और ब्रोमीन, कमरे के तापमान पर द्रव हैं। पारा तो पढ़ा ही था, पारा के बाद आप इसको भी याद रखिए ब्रोमीन। ब्रोमीन भी कमरे के तापमान पर क्या होता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये द्रव होता है। ये है आपका इंपॉर्टेंट। गैलियम तथा सीजियम तत्व कमरे के तापमान से कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था ले लेते हैं। इसको भी याद रखिए, जैसे ये द्रव है ना, तो वैसे ही सीजियम और गैलियम 2 ऐसे तत्व हैं जिनको कमरे के तापमान का मतलब कि 303 केल्विन से यदि ज़्यादा होगा
तापमान, तो वो भी द्रव अवस्था में आ जाते हैं। उम्मीद करते हैं मेरी पॉइंट समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए ये मैं आपको जो बता रहा हूँ पॉइंट ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस बार कोशिश किया हूँ कि अपने नोट्स में किसी पॉइंट को छोड़ूँ ना, और आपको थोड़ा सा इंटरेस्टेड भी बना दिए हैं प्रिंट के फॉर्म में। वैसे कहीं कहीं थोड़ा सा टाइपिंग एरर है तो माफ़ चाहें, क्योंकि मैं अकेले कंटेंट का काम भी करता हूँ, बनाता भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ, सब काम अकेले है, कोई भी मेरे साथ टीम काम नहीं करती है। तो प्लीज़ आप सब लोगों का सहयोग मुझे ज़रूर चाहिए। आप लोग का सहयोग मेरे लिए वरदान साबित होगा। चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं। इसमें क्या है पॉइंट, एक यौगिक वह पदार्थ है जो कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना है। तो यौगिक क्या हो गया, 2 या 2 से अधिक तत्व जब एक नियत अनुपात में रासायनिक तौर से बनेंगे तो आपका यौगिक पदार्थ कहलाएगा। चलिए अगला पॉइंट हम लास्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं। इसमें इसको देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिश्रण और यौगिक में अंतर। इसको पॉइंट देखिए, मिश्रण है और ये क्या है, यौगिक है। क्लियर है, चलिए कलर चेंज कर लिए। पहला पॉइंट है, तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। क्लियर है, मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है, मतलब ये बदल जाते हैं। मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्म को दर्शाता है। क्लियर है, घटकों को भौतिक विधियों के द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। दूसरा, अब अयौगिक के बारे में पढ़ेंगे। तत्व क्रिया करके यौगिक का निर्माण करते हैं। नए पदार्थ का संगठन सदैव इसका अस्थायी होता है। नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, क्योंकि आपको पता है यौगिक किससे, रासायनिक संयोजन से तैयार होता है। तो जाहिर सी बात है रासायनिक संयोजन से तैयार होगा तो नए प्रकार के ही आपके पदार्थ बनेंगे जिनके गुणधर्म आपके पहले वाले से बिल्कुल भिन्न होंगे। अगला पॉइंट, घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। जैसे इसमें आप क्या कर सकते हैं, मिश्रण को आसानी भौतिक विधियों के द्वारा आप मान लीजिए हाथ से, छन्नी से, इस प्रकार की चीज़ों को छान सकते हैं, हटा सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। लेकिन यौगिक में ये विधि काम नहीं करेगी, उसमें आपको रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा ही इनको अलग किया जा सकता है। क्लियर है पॉइंट, चलिए इनको पॉइंट देखते हैं। दोनों तत्वों को तीव्रता से गर्म करने पर हमने यौगिक पाया जिसका गुण मिले हुए तत्वों से पूरी तरह से भिन्न है। मैंने अभी पढ़ा था उसमें। यौगिक का संगठन पूरे पदार्थ में समान है। हम यह भी देख सकते हैं कि यौगिक की बनावट और रंग भी सभी स्थानों पर क्या है, समान है। इस प्रकार संक्षेप में हम पदार्थ की भौतिक और रासायनिक प्रकृति को निम्न आरेख के द्वारा हम व्यवस्थित कर सकते हैं। चलिए देखिए इनके आरेख को, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है आपके लिए। चलिए देखिए पदार्थ, जैसे मान लीजिए ये पदार्थ है। पदार्थ का मतलब या तो ठोस होंगे, द्रव होंगे, गैस होंगे, तीनों यही होंगे। इसमें से पदार्थ 2 टाइप के, एक शुद्ध पदार्थ होगा, एक अशुद्ध, एक आपका मिश्रण होगा। मिश्रण का मतलब जाहिर सी बात अशुद्ध होगा, लेकिन कई प्रकार के इसमें आपके संगठन होंगे। तो शुद्ध पदार्थ में एक तत्व होता है और एक यौगिक होता है, और मिश्रण में एक समांगी मिश्रण होता है और एक विषमांगी मिश्रण होता है। तो तत्व मैंने अभी पढ़ा कि ये सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किए जा सकते। जैसे आपके कापर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, लोहा हो गया, हाइड्रोजन हो गया, पारा हो गया, आपके तत्व हो गए। और यौगिक का मतलब इनका नियत संगठन इन रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रियाओं के द्वारा इनको विघटित किया जा सकता है। जैसे आपके जल हो गया, मीथेन हो गया, चीनी हो गया, नमक हो गया इत्यादि, इनको क्या कर सकते हैं हम, इनको हम रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा विघटित कर सकते हैं, आपके यौगिक हो गए। समांगी का मतलब आपको पता है जिसमें समान संगठन होता है, और विषमांगी का मतलब होता है जिसमें असमान संगठन होगा। जैसे आपका जल में यदि हम चीनी मिला दें, जल में नमक मिला दें, कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर मिला दें, जलता, तो ये प्रकार से आपस में घुल जाएंगे, आपको पता नहीं चल पाएगा। चीनी और पानी का घोल मिला दिया जाए तो क्या फिर चीनी को आप अलग कर पाएंगे, दोनों घुल जाता है ना एक साथ। तो वैसे ही उसके बाद कह रहा है कि असमान विषमांगी, जैसे आपका बालू और नमक, दोनों विषमांगी एक नहीं है, चीनी और नमक, चीनी तथा नमक, है कि नहीं। लकड़ी, रक्त, तेल में जल इत्यादि, ये सभी के सभी क्या है, असमान संगठन होते हैं, और ये विषमांगी के उदाहरण हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। ये हम आपको पढ़ाएंगे, आपने अभी तक क्या क्या सीखा है, इन सभी पॉइंट को इंपॉर्टेंट है उनको अंडरलाइन करके हम आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ
तत्व अथवा यौगिक किसी भी अनुपात में मिले होते हैं, ये मिश्रण होता है। मिश्रण और पृथक करके उचित विधियों के द्वारा शुद्ध पदार्थों में पृथक्करण किया सकता है। अभी मैंने पढ़ा इसको। विलयन जो होगा वो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है और विलयन के बड़े अवयव को विलायक कहते हैं और छोटे को हम क्या बोलते हैं, विलेय बोलते हैं। विलयन की सांद्रता उसके इकाई स्थान आयतन में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान अथवा आयतन है। वह पदार्थ जो विलायक में अघुलनशील है, जब अघुलनशील होगा तो उनको आप जाहिर सी बात है आंखों से देख पाएंगे, तो जब आंखों से देख पाएंगे तो उसी को बोलते हैं निलंबन। यानी निलंबन का नाम दें तो निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है जिनको हम नग्न आंखों से या आंखों से देख सकते हैं। क्लियर है। लेकिन वहीं पे आप बात करेंगे कोलाइड भी आपका विषमांगी मिश्रण होता है, लेकिन इनका आकार इतना छोटा होता है कि इनको हम सरलता से नहीं देख पाते हैं। वहीं निलंबन में देख पाते हैं, किंतु इतना बड़ा है कि ये प्रकाश का फैलाव करने में सक्षम होता है। कोलाइड उद्योगों में दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण है, जिसे विलेय कणों को परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। विलेय कणों को क्या बोलते हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था। और विलायक जिसमें पूरी तरह वितरित होते हैं उसको हम परिक्षेपण माध्यम। यानी विलेय कणों को परिक्षिप्त प्रावस्था बोलेंगे। यानी हम चीनी और पानी की बात करें तो चीनी आपका परिक्षिप्त प्रावस्था हो गया और पानी आपका परिक्षेपण माध्यम हो गया। क्लियर है। शुद्ध पदार्थ तत्व या यौगिक हो सकते हैं। क्लियर है। तत्व पदार्थ का मूल रूप होता है, ये भी क्लियर है, जिसमें रासायनिक क्रिया के द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। यौगिक वह पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक स्थिर अनुपात में रासायनिक रूप से संयोजन से निर्मित होता है। क्लियर है मेरी बात। यौगिक के गुण उसमें निहित तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं, जबकि जो मिश्रण होते हैं, मिश्रण में उपस्थित तत्व और यौगिक अपने गुणों को दर्शाते हैं। क्लियर है पॉइंट। चलिए, इसी के साथ ही हम चैप्टर नंबर 1 और 2 कंप्लीट किए हैं और मैं आप लोगों का मत जानना चाहता हूं, आप लोगों का विचार, आप लोगों का क्या है राय इस मेरे पूरे नोट्स पे। कितनी चीज़ें आपकी पसंद आई हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताएंगे मुझे कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी है, कंटेंट कैसा पसंद आया है, क्या इसमें और भी चीज़ें हैं जो छूटी हुई हैं मुझे जोड़ना चाहिए, या ये सफिशियंट है। अकॉर्डिंग मी दिस इज ए सफिशियंट फॉर योर एग्जामिनेशन, सो यू बी कीप योर स्टडी कंटिन्यू। अपने स्टडी को कंटिन्यू रखिए और पढ़ाई करते रहिए। और इसी के साथ अपने वीडियो में क्या करता हूँ, अलविदा करता हूँ। थैंक यू सो मच।